हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड इससे पहले हम जो है 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे भी कवर कर चुके हैं। एंड उस बुक का नेम है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है। मीन्स हम जो है 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी में इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे हैं उनके बारे में कवर कर रहे थे। साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है। सो आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें हमने कवर किया था। फिर आपके जो है रिवर सिस्टम आ जाता है, जिसमें हम जो है जिसे ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन पैटर्न के बारे में बात की थी, वेजिटेशन किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है। तो ये चीजें देखी थी। पॉपुलेशन हो गया आपका यहाँ पे, वो किस तरह की है। तो ये कुछ फीचर्स जो है ये हमने किस पे कवर किए थे, ये जो आपका पार्ट 1 है, डेट मीन्स जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसमें कवर किया था। तो आफ्टर जो है पार्ट 2 हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जो 10th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है। तो उसमें हमने जो है रिसोर्सेज के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था कि कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है यहाँ पे इंडिया में पाए जा सकते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्स, राइट। फॉरेस्ट रिसोर्स हो गए, इस पे जो है आपके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी हमने यहाँ पे बात की थी, राइट। एग्रीकल्चर हो गया। फिर उसके बाद में जो है वाटर रिसोर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। वाटर रिसोर्स के बारे में बात की थी। तो फिफ्थ चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज, राइट। मिनरल्स जो है कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं इंडिया में। तो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द सिक्स चैप्टर जो है इसे हम यहाँ पे अभी कवर कर रहे थे। तो इसमें हमने जो है इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है ना उसके बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया था। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर जो है आज हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। कई सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना, इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांजिस्टर सेट से लेके टेलीविजन, टेलीफोन्स हो गए, सेल्यूलर टेलीकॉम हो गए, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर्स हो गए, राइट। कई और ऐसे इक्विपमेंट्स होते जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो बेंगलुरु जो है इसे हम जो है इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपको मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर, इन सभी जगह पे जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो मिल जाएंगे। मीन ये भी जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। सो मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? बेंगलुरु में ऑब्वियसली, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे हो गया। सो मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस इंडस्ट्री का, कि इतने एरियाज पे हमें जो है इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काफी लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली है। सो ऑब्वियसली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो है ना कंटिन्यूइंग ग्रोथ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। तो आफ्टर जो है आप बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में, कि इंडस्ट्रीज के बारे में तो पढ़ लिया, अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी तो हमें देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट भी तो डिग्रेड हो रहा है, उसके बारे में हमें जो है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो काफी अच्छा हिस्सा डाल रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड उसके अलावा जो है पोल्यूशन हो गया, लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइस, जो है ये सारा ही पोल्यूशन यहाँ पे पैदा हो रहा है इन इंडस्ट्रीज की वजह से। तो जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो भी डिग्रेड हो रहा है। एंड इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने टाइप ऑफ जो है पोल्यूशन वो क्रिएट कर रही हैं, तो ये हो गए आपके चार तरह के, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्रीज में जो है ना, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं, ये भी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो एयर पोल्यूशन किस तरह से होता है? जब जो है अनडिजायरेबल गैसेस जो है उसका हाई प्रोपोर्शन यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट, स्प्रे हो गया, मिस्ट एंड स्मोक हो गया। सो अगर स्मोक की हम यहाँ पे बात करें,
तो ये तो स्मोक जो है वो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्री से तो निकलती ही है, तो ये एयर पोल्यूशन कर रही है। रिफाइनरीज हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, फॉसिल फ्यूल को भी हम बंद करते तभी स्मोक स्मोक जो है निकलती है। तो बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज जो हैं डेट इग्नोर दी पोल्यूशन नॉर्म्स, तो ये क्या कर रही हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स जो होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि कितना पोल्यूशन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, जो है उस लेवल से ऊपर जो पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उस सभी नॉर्म्स को जो है वो इग्नोर कर रही है। उसके अलावा टॉक्सिक गैस जो होती है वो भी लीक होती है, तो ये भी बहुत ज्यादा हजार्डस है। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बहुत ही गंदा है। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो पता ही होगा, जो यहाँ पे हुई थी, तो उसकी वजह से कितने लोग जो है वो बीमार हुए थे। तो एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड इवन एटमॉस्फेयर जो है ना वो सारा ही खराब होता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। ये कैसे होता है, जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया ना, जो रिवर्स पे डिस्चार्ज किया जाता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टाइनरीज हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जो यहाँ पे डाई, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल जो है यहाँ पे बनाते हैं, लीड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स यहाँ पे बनाती हैं, फर्टिलाइजर्स बनाती है जो फैक्ट्री, सिंथेटिक केमिकल्स जो है कार्बन के साथ बनाती हैं, प्लास्टिक्स एंड रबर जो है वो यहाँ पे सारे कहाँ पे जाते हैं, वाटर बॉडीज में ही जाते हैं, इन सारी फैक्ट्रीज का जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है। उसके अलावा फ्लाई ऐश, फोस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील के स्लैग्स जो हैं, ये जो है मेजर सॉलिड वेस्ट है, तो ये भी जो है पानी में ही जाते हैं। तो उसके अलावा थर्मल पोल्यूशन होता है वाटर का। ये कब होता है, जब यहाँ पे गर्म पानी जो होता है ना फैक्ट्रीज का, उसे एज इट इज ही जो है, या फिर थर्मल प्लांट्स का जो गर्म पानी होता है उसे एज इट इज ही जो है ड्रेन कर दिया जाता है रिवर्स एंड पॉन्ड्स में ठंडा होने से पहले ही। तो ऑब्वियसली अब गर्म पानी जो है वहां पे समुद्र में जाएगा, तो वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ है, जो फिश वगैरह है, उन्हें तो इफेक्ट पड़ेगा ही, ठीक है। सो उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसके भी वेस्ट होते हैं। न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कोज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन जो है ना ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है। एंड जैसे कि कुछ वेस्ट होता है उन्हें डंप कर दिया जाता है, जैसे कि ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो गए, पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज रेंडर्स जो होते हैं, तो ये डंप कहाँ पे किया जाता है, इन्हें जो है सॉइल में जो है डंप कर दिया गया सपोज करो, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो तो खराब होगी, वो तो डिग्रेड होगी ही होगी, ठीक है। तो उसके अलावा अब क्या होता है, सपोज करो फिर रेन होगी, ठीक है। अब रेन वाटर की वजह से ये जो सॉइल है ना वो बह के कहाँ पे जाएगी, ये रिवर में जाएगी, ठीक है। तो फिर रिवर में क्या होगा, ये वाला सारा ही जो डंपिंग किया हुआ जो वेस्ट है वो रिवर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, वाटर पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। तो सॉइल एंड जो रिवर या फिर जो वाटर पोल्यूशन है ना वो इंटर रिलेटेड है। तो आगे बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। तो ये तो इरिटेशन एंड गुस्सा जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है जो नॉइज पोल्यूशन होता है, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलेगी। हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो है ना ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जो अनवांटेड साउंड होते हैं बहुत ज्यादा इरिटेंट होती है, तो उसकी वजह से जो है स्ट्रेस भी हमें देखने को मिल सकता है। सो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉल्स या फिर निमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स जो होती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें नॉइस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से हम बचा किस तरह से कर सकते हैं, राइट, किस तरह से बचा सकते हैं। सो वेस्ट वाटर का एवरी लीटर जो होता है जो इंडस्ट्री में जाता है वो 8 गुना जो है हमारे फ्रेश वाटर की क्वांटिटी को डिग्रेड कर देता है। तो अब इसे हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, पहला तो ये कि जो है मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पर्पसेस के लिए जो है ना पानी का कम से कम यूज करें, उसे रीयूज किया जाए, उसे रिसाइकल हमें यहाँ पे करना चाहिए। या फिर जो रेन वाटर है उसे हार्वेस्ट करें, या फिर जब यहाँ पे गर्म पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है या फिर थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, तो उस गर्म पानी को पहले ठंडा करिए, फिर जो है उसे यहाँ पे हमें रिवर्स या फिर पॉन्ड्स में रिलीज करना चाहिए, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम जो है ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, मैकेनिकल तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं। जो वेस्ट यहाँ पे निकलता है ना उसे पहले अच्छे से ट्रीट करें फिर उसे रिलीज करें, ठीक है, स्क्रीनिंग करके, ग्राइंडिंग,
फ्लोकुलेशन करके सेडिमेंटेशन उसका किया जाए। बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी हम जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी जो है हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो वेस्ट वाटर है उसे रिसाइकल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के के द्वारा, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है ना वो भी यहाँ पे उसके ऊपर भी जो है अब खतरा आ चुका है। इसे भी जो है लीगली रेगुलेट करना होगा कि कितना पानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज यूज कर सकती हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना हवा में, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स। तो अब जो स्मोक से जो यहाँ पे पोल्यूशन होता है ना वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम जो है ना स्मोक स्टैक्स जो होते हैं ना फैक्ट्रीज के ऊपर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, स्क्रबर्स लगा सकते हैं। इसकी वजह से जो स्मोक है वहां से निकलेगी ना वो ऑलरेडी फिल्टर होकर निकलेगी, ज्यादा जो है वो पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोल यूज किया जाता है तो कोल की जगह पे ऑयल या फिर गैस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, सो डेट की स्मोक निकले ही ना, राइट। एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स जो हैं उन्हें साइलेंसर जो होते हैं उसके साथ फिट करना चाहिए सो डेट की जनरेटर्स की आवाज ना आए। जितनी भी मशीनरी है हमारी इंडस्ट्री में उसे रीडिजाइन करना होगा सो डेट कि हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके एंड नॉइस को रिड्यूस कर सके। तो नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी होते हैं, मे बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड द ईयरफोन्स। उसके अलावा द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटेग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द इन्वायरमेंटल कंसर्न। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो सकती है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को ही जो है सही करना होगा। इन्वायरमेंट सही होगा तो यहाँ के जो लोग है ना उनकी डेवलपमेंट होगी, तो कंट्री की जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो हो सकती है। लोगों को जो है जो बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च होता है ना फिर वो कम होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट को साफ करवाने में, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है खर्च करना पड़ता है, तो फिर वो पैसा जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिर लोगों की भलाई के लिए भी वो यूज कर सकती है। ठीक है, तो अब एनटीपीसी जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसने जो है कुछ रास्ता जो है वो सुझाया है। ये एक पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर। सो ये इसकी जो है ना एक प्रोएक्टिव अप्रोच है एनटीपीसी की, एंड ये नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में कई सारे डिफरेंट सी अप्रोच अपनाते हैं। वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स को जो है ये एक तरह से प्रिजर्व करने में काफी डिफरेंट अप्रोच जो है वो यहाँ पे एक तरह से अपनाते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, वो बोलते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना उसे लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ यूज करना होगा, हमारे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना होगा। जो वेस्ट जनरेशन है ना उसे मिनिमाइज करना होगा, जो ऐश है ना उसे ही यूटिलाइज हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ग्रीन बेल्ट जो है वो यहाँ पे जो है लगानी होगी सो डैट की इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो यहाँ पे बना रहे। सो इन्वायरमेंटल प्रोड्यूस जो है हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, ऐश बोन मैनेजमेंट के थ्रू, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के थ्रू या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी होगी, टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा, ऑनलाइन डीबीएमएस बनाना होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट बनाना होगा फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। जितने भी पावर स्टेशन है यहाँ पे उन सब के लिए जो है एक तरह से हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए। कितना यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, कितना पानी छोड़ा जा रहा है, गर्म पानी कितना छोड़ा जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है रिव्यू करनी होगी, मॉनिटर करनी होगी। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर फोकस जो है वो हमें यहाँ पे करना होगा। So that's all for today. So with this, we have completed the chapter number 6 of class 10 NCERT Geography. So in our next video, we will start the chapter number 7. And till then, if you like our course, please don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.